नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। महाराष्ट्र में कुछ होने जा रहा है। आजकल की भाषा में जिसे खेला कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार भारी दबाव में है और ये दबाव पैदा हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता अजित पवार की आकस्मिक निधन से। अजित पवार लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति के प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे। उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव था। वित्तीय फैसलों में बताया जाता है, फाइनेंशियल मैटर्स में उनकी तगड़ी पकड़ थी। संगठन पर भी उनकी खासी पकड़ थी, तब भी जब वो अपने चाचा शरद पवार के साथ थे और तब जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। इन सब ने उन्हें सत्ता का व्यवहारिक खिलाड़ी बनाया, ठीक वैसे ही जैसे उनके चाचा शरद पवार हैं। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन पर एक छाया हमेशा बनी रही, सिंचाई घोटाले के आरोप। विपक्ष ने वर्षों तक उन पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और याद रखिए, ये विपक्ष बीजेपी थी। भले ही कई मामलों में जांच एजेंसियों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन उन पर आरोप चस्पा रहा। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे सीधे अजित पवार को महाभ्रष्ट कहा था। विरोधाभास है, महाराष्ट्र की राजनीति की विडंबना है कि जिन आरोपों को लेकर कभी भाजपा उन्हें घेरती थी, वही भाजपा बाद में उनके साथ सत्ता में साझेदार हो गई। हालांकि ऐसा बहुत सारे राज्यों में हुआ है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को भ्रष्ट बताया जाता था, फिर वो भाजपा की लॉन्ड्री में जाकर साफ होकर निकल आए। हेमंत बिस्वा शर्मा पर बहुत सारे आरोप बीजेपी लगाती थी, फिर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, चकाचक क्लीन हो गए, ड्राई क्लीन हो गए और अब तो वो असम के मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल, अजित पवार की राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ 2023 में आया था, जब उन्होंने अपने चाचा राजनीति के महाखिलाड़ी शरद पवार को दगा दे दिया कहें या मतभेद हुए और चुपचाप वे अलग हो गए। ये केवल शरद पवार द्वारा स्थापित की गई पार्टी का विभाजन नहीं था, बल्कि पवार परिवार के भीतर नेतृत्व और भविष्य की दिशा को लेकर पैदा हुआ संघर्ष का परिणाम था। अजित पवार को दरअसल लगता था कि वे संगठन और प्रशासन दोनों स्तर पर पार्टी का स्वाभाविक नेतृत्व संभाल सकते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शरद पवार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन जैसे ही शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले की एंट्री कराई पॉलिटिक्स में, तो धीरे धीरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति सुप्रिया सुले के इर्द गिर्द सिमटने लगी और इसने पैदा किया बहुत बड़ा असंतोष, जो अलगाव में बदला और एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई। एक शरद पवार की एनसीपी, दूसरा अजित पवार की एनसीपी। राजनीति लेकिन स्थायी दुश्मन नहीं मानती। पिछले कुछ महीनों से संकेत मिल रहे थे कि दोनों गुटों के बीच बातचीत चल रही है। स्थानीय चुनाव जो अभी महाराष्ट्र में हुए, उनमें तालमेल, नेताओं की मुलाकातें और बताया जा रहा था अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है और एक ऐसा आभास सामने आने लगा था कि एनसीपी फिर से एक हो सकती है। बताया जा रहा था कि अजित पवार स्वयं इस विलय के पक्ष में थे और परिवार तथा संगठन दोनों को फिर से एक मंच में लाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 28 फरवरी को एक विमान दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और जनाब उसके बाद जो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल पैदा हुई, उसी का नतीजा है कि आज देवेंद्र फडणवीस बहुत ज़्यादा संकट में नजर आ रहे हैं। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह फैसला इतनी तेजी से लिया गया कि शरद पवार तक को पता नहीं चला और बताया जा रहा है इस चलते शरद पवार खासे व्यथित हैं। शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि उन्हें इस निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले, यहाँ तक कि शरद पवार की पार्टी या शरद पवार के गुट के कोई भी नेता शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। इससे एक मैसेज गया है कि पवार परिवार के भीतर संवाद की डोर बेहद कमज़ोर हो गई है, खासकर अजित पवार के आकस्मिक निधन बाद। और राजनीतिक निर्णय भावनात्मक एकता से ज़्यादा शक्ति संतुलन को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं और यहीं से चर्चा उठती है, यहीं से विमर्श उठता है कि शरद पवार मास्टर स्ट्रोक की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, शरद पवार इंडियन पॉलिटिक्स में या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उन
रणनीतिकारों में शामिल माने जाते हैं जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। शरद पवार की खूबी यह है कि कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि बड़ी सधी हुई चाल चलते हैं। अजीत पवार जी की मृत्यु के बाद भी उन्होंने बेहद संयमित प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह संकेत भी दिया कि अब एनसीपी के विलय की प्रक्रिया अनिश्चित हो गई है। और आप मानिए, ये बयान सिर्फ एक शोक के वक्त में दिया गया सामान्य बयान नहीं था, प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है कि पार्टी की दिशा फिर से उनके हाथों में लौट सकती है। शरद पवार की राजनीति को दरअसल एक वाक्य में समझना हो या समझाना हो तो कहा जा सकता है कि शरद बाबू दरवाजे कभी अपने पूरी तरह बंद नहीं करते, बस समय आने तक आधे खुले रखते हैं। कांग्रेस के दौर में जब वो कांग्रेस में थे, तब से उनकी राजनीति को समझिए। उन्होंने अपने गुरु यशवंतराव चौहान को 1978 में यशवंतराव चौहान मुख्यमंत्री थे, शरद पवार उनके प्रोटीज बताए जाते थे, अपने गुरु को ही पटखनी दे दी और खुद मुख्यमंत्री बन गए मात्र 38 साल की उम्र में। और उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति को उभारा, अपनी चालों को और पैतरा किया। राष्ट्रवादी नेशनल कांग्रेस जब उन्होंने बनाई तो वो एक बड़े क्षेत्रीय नेता के रूप में मजबूती से जम गए। महाराष्ट्र में उनकी पकड़ मजबूत थी, आज भी है, और दिल्ली की राजनीति में भी उनका कद लगातार 1978 के बाद बढ़ा। वे संगठन और सत्ता दोनों के बीच संतुलन साधने वाले नेता हैं। 1990 के दशक में जरूर कांग्रेस से उनका अलगाव हो गया था, और ये अलगाव हुआ था सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर। दरअसल 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, उस समय भी शरद बाबू चाहते थे कि वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन सोनिया जी ने ऐसा नहीं होने दिया, ऐसा कहा जाता है। और इसी से सोनिया गांधी के प्रति शरद पवार की नाराजगी का भाव पैदा हुआ, जो आया 1999 में सामने, जब शरद पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर, दोनों कांग्रेस के बड़े नेता थे उस समय, इन तीनों के साथ मिलकर शरद पवार ने विद्रोह कर दिया और सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उभार दिया। वो दौर था, याद रखिएगा, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, बनने की राह पर भी थी आप कह सकते हैं, लेकिन शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर के कारण ये मुद्दा इतना ज़्यादा हॉट हो गया। सुषमा स्वराज जी मैदान में उतर गई, बीजेपी पूरी मैदान में उतर गई। सोनिया जी के इटालियन मूल को लेकर तमाम बातें कही जाने लगी कि सोनिया जी बैकफुट में आ गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व को सीधी चुनौती माना गया और शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर को बाहर निकाल दिया गया था। और तभी शरद पवार ने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन वे स्थायी दूरी पर यकीन नहीं रखते हैं। जैसा मैंने कहा, वो आधा दरवाज़ा खुला रखते हैं। 2004 में जब आम चुनाव हुए और भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन, अटल जी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया, तब जो कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था इलेक्शन के बाद, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गठबंधन में शरद साहब शामिल हो गए। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लोग सोच रहे थे शरद बाबू ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया है सोनिया जी का, इसलिए कांग्रेस भी उनसे दूर रहेगी और वे भी कांग्रेस से दूर रहेंगे। लेकिन वो तत्काल इस गठबंधन में शामिल हो गए और केंद्र में कृषि मंत्री बन गए और पूरे एक दशक तक वो इस सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में प्रमुख चेहरे के बतौर मौजूद रहे। यही वो राजनीतिक लचीलापन है जिसने पवार को मौके का खिलाड़ी नहीं बल्कि मौके का निर्माता बनाया है। वे जानते हैं कि वैचारिक मतभेद और राजनीतिक साझेदारी दो अलग अलग मुद्दे हैं, ऐसा उनका मानना है। सत्ता के समीकरण बदलते हैं और वे उन बदलते समीकरणों में अपने लिए जगह बना लेते हैं। तो चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं और महाराष्ट्र के सत्ता समीकरणों पर बात करते हैं, जो मेरी समझ से इस समय अस्थिर है। एनसीपी विभाजित हो चुकी है, परिवार में दरारें हैं। अजीत पवार के सत्ता में जाने से शरद पवार राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए हैं। उन्होंने संगठन पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन वो अभी हालिया संपन्न मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। शरद पवार लेकिन कभी सीधे टकराव में नहीं आए। वे चुप नहीं बैठे, अपना खेल खेलते रहते हैं, लेकिन टकराव में नहीं आए।
और यही वो रणनीति है जो पहले भी अपनाते थे और आज भी अपनाते नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, वो सीधा हमला नहीं करते। 1978 में उन्होंने यही किया और अब भी वो शायद ऐसा ही करने जा रहे हैं। शरद पवार की इस शैली को समझने वाले कहते हैं कि वे तुरंत जीत के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि अंतिम चाल के खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि राजनीति में समय सबसे बड़ा हथियार है। जब दूसरे लोग बयानबाजी कर रहे होते हैं, पवार चुपचाप अपना काम करते नजर आते हैं। सुनेत्रा पवार जी के शपथ ग्रहण के बाद जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी, अपनी एक तंग से नाराजगी जताई, उसके बाद यकायक ही अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार शरद पवार जी से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात को कई तरीकों से देखा जा रहा है। कुछ इसे पारिवारिक संवाद की वापसी मान रहे हैं, तो कुछ इसे एनसीपी के भविष्य की राजनीतिक संरचना को लेकर बातचीत बता रहे हैं। पार्थ पहला चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा है। खबर है कि वो अब अपनी मां के स्थान पर संसद में भेजे जाएंगे। शरद पवार से उनकी मुलाकात ने यह संदेश दिया है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी महाराष्ट्र में पक रही है। अब सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार खतरे में है? यदि आप आंकड़ों को देखें तो सरकार के पास मस्त बहुमत है, लेकिन राजनीति सिर्फ संख्या का खेल नहीं होती, भरोसे का भी खेल होती है। अजीत पवार उस पुल की तरह थे जो भाजपा, शिंदे और एनसीपी गुट के बीच संतुलन बनाते थे। उनके जाने के बाद यह संतुलन भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर कमजोर हुआ है। यदि एनसीपी के भीतर असंतोष बढ़ता है, यदि शरद पवार विपक्षी खेमे को फिर से संगठित करते हैं, या यदि उपचुनावों में सत्ता पक्ष को झटका लगता है, तो सरकार पर दबाव बढ़ना तय है। मेरी समझ से शरद बाबू का मास्टर स्ट्रोक सीधे देवेंद्र फडणवीस सरकार को गिराना नहीं होगा। वह अपने संगठन को मजबूत करेंगे, सहकारी क्षेत्र में पकड़ बढ़ाने का काम करेंगे, ग्रामीण महाराष्ट्र में सहानुभूति लहर खड़ी करने और अजीत गुट के विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क करके धीरे धीरे पूरी एनसीपी को एक करने का प्रयास करेंगे। शरद बाबू जानते हैं महाराष्ट्र की सत्ता झटके से नहीं, बल्कि साइलेंटली धीरे धीरे खिसकती है। सुनेत्रा पवार, अजीत पवार जी की पत्नी, अब उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें संगठन और परिवार दोनों में स्वीकार्यता हासिल करनी होगी। वहीं पार्थ पवार की सक्रियता संकेत देती है कि पवार परिवार की अगली पीढ़ी भी अब राजनीतिक मंच में आने को तैयार है। इन सब के बीच सुप्रिया सुले का संतुलित लेकिन सतर्क रुख कह रहा है कि परिवार के भीतर अभी नेतृत्व की कहानी खत्म नहीं हुई है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार तुरंत गिरती मुझे नहीं नजर आती है, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। अजीत बाबू की मृत्यु ने एक खाली जगह बनाई है, और राजनीति में याद रखिए, खाली जगह ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहती। पवार प्रत्यक्षतः शांत हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं है। सुनेत्रा सत्ता में आ चुकी हैं, लेकिन उनकी परीक्षा बाकी है। पार्थ मैदान में उतरना चाहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उसी मोड़ में है जहां हर चाल का असर दूर तक जाता है। आने वाले कुछ महीनों में तय होगा कि यह सिर्फ शोक के बाद की राजनीतिक हलचल है या सचमुच एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आकार ले रहा है। महाराष्ट्र की सत्ता का खेल फिर से खुल चुका है, और शतरंज की बिसात पर सबसे अनुभवी खिलाड़ी शरद पवार अब खुलकर बैटिंग करने जा रहे हैं। धन्यवाद।